नमस्कार, वेलकम बैक। परिवर्तन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का सेशन हम लोगों का कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पॉलिटी के सिलेबस को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पॉलिटी के कुछ एमसीक्यू को देखेंगे। कुछ लोगों की डिमांड थी कि कुछ क्वेश्चंस करा दिए जाएं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जितने टॉपिक पढ़ चुके हैं उससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व किया जाए। तो आज का क्लास हम लोगों का इसी पर होने वाला है। आप लोगों को भी टाइम दिया जाएगा, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं। जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है उससे संबंधित बनने वाले क्वेश्चंस का आंसर देना है सबको। वन बाय वन करके हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं सबसे पहले जवाब किसका आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर्स क्या क्या बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। यहां पर बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को दिया गया था। आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद भारत की हुकूमत ब्रिटिश ताज में चला गया और ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में शासन किया जाने लगा और तब से अधिनियम आने शुरू हो गए। तो किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है ये 2003 का। ऑप्शन देख लीजिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919। चार ऑप्शन है आपके पास और आपको जल्दी से आंसर देना है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का टाइम है, देखते हैं सही जवाब किसका आ रहा है। आप लोग आंसर को देखिए, क्या सही आंसर हो सकता है, जल्दी से बताइए। देखते हैं सही आंसर किसका आता है। भारतीयों को यानी भारतीय विधान परिषद को यह शक्ति कब प्राप्त हुई, किस अधिनियम के माध्यम से प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 में भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, शक्ति प्राप्त हो जाता है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनात्मक कब बनाई गई, द्विसदनीय कब बनाई गई? आप जानते हैं कि जो विधानमंडल है, विधानमंडल ये वर्तमान समय में भी द्विसदनात्मक है। विधानमंडल का मतलब हमारी जो संसद है, तो हमारी संसद केंद्र में द्विसदनात्मक है। एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। राज्यों के विधानमंडल पे आ जाएंगे तो एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है। तो ये दोहरा सदन किस अधिनियम के माध्यम से भारत में इसको लाया गया, इसका आपको आंसर देना है। ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, दूसरा है 1919 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, तीसरा है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा और चौथा है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। आपको सही जवाब देना है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनात्मक कब बनाई गई, दोहरा सदन कब स्थापित किया गया भारत में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का टाइम है, देखते हैं सही जवाब किसका आता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सही आंसर इसका क्या होगा? दोहरा सदन कब बनाया गया था? वर्तमान में तो दोनों जगह दोहरा सदन है, केंद्र में भी दोहरा सदन है और राज्यों में भी दोहरा सदन है। हालांकि सभी राज्यों में दोहरा सदन नहीं है। वर्तमान समय में केवल 6 राज्य ऐसे हैं, केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे द्विसदनात्मक विधायिका है। एक को विधानसभा कहा जाता है और एक को विधान परिषद कहा जाता है। विधानसभा के सदस्यों को एमएलए बोलते हैं और विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी कहा जाता है। तो केवल 6 राज्य हैं। पहले 7 हुआ करता था, जम्मू कश्मीर भी इसमें था
लेकिन जम्मू कश्मीर हट गया इसमें से, क्योंकि उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 2019 के बाद, और अभी हाल ही में चुनाव हुआ है यहाँ पर। तो अब बचे हुए राज्यों की संख्या केवल 6 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भी यूपी पीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है 2008 का। सही आंसर क्या हो जाएगा कि विधानमंडल को द्विसदनात्मक कब बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 का अधिनियम, यानी भारत सरकार अधिनियम जो 1919 आया था, जिसको मॉन्टेग्यू घोषणा या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, उसी के माध्यम से यह अधिनियम बनाया गया था। और इसी अधिनियम की जांच करने के लिए आगे साइमन कमीशन भी गठित किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1919 के भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? जो शक्तियों का विभाजन किया गया, आप जानते हैं भारतीय संविधान की 7वीं जो अनुसूची है, इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो सबसे पहले इस तरह से शक्तियों का विभाजन किसके माध्यम से किया गया था, यही आपका क्वेश्चन है। 2012 का आया हुआ एक क्वेश्चन है, आईएएस 2012 का एक क्वेश्चन है। मार्लेमेंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखते हैं सही जवाब किसका आता है। 5 सेकंड है आपके पास। शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम के माध्यम से किया गया था? क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से जवाब दीजिए, 5 सेकंड है। देखते हैं सबसे पहले किसका सही जवाब आता है। शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 में शक्तियों का विभाजन किया गया, 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन में है स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में और सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। सबसे पहले संविधान सभा की जो मांग की गई थी, संविधान सभा जिसके माध्यम से भारतीय संविधान का निर्माण किया जाता है, इस संविधान सभा की मांग किस पार्टी के द्वारा किया गया था? स्वराज पार्टी था, कांग्रेस पार्टी था, मुस्लिम लीग था या सर्वदलीय सम्मेलन में यह मांग किया गया था? ये आपका क्वेश्चन है। देखते हैं सही जवाब किसका आता है। आपके पास 5 सेकंड है। 5 सेकंड में आपको जवाब ढूंढना है। सही आंसर देखते हैं किसका मिलता है। स्वराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग या सर्वदलीय सम्मेलन। सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसकी मांग सबसे पहले स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1934 में किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? एक क्वेश्चन मैं और छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए। देखते हैं सही जवाब किसका आता है। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? इसका आंसर आपको देना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर दीजिए। और तब तक हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? बहुत आसान सा क्वेश्चन है और देखते हैं सही जवाब किसका आता है। संविधान सभा की स्थापना, संविधान सभा की स्थापना कब किया गया था? 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को,
26 नवंबर 1949 को या 26 दिसंबर 1949 को? जल्दी से आंसर दीजिए। कुछ लोगों का जवाब आ रहा है, देखते हैं सही आंसर कौन देता है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? संविधान सभा की स्थापना, सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, यानी जिस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसी डेट को संविधान सभा की स्थापना का डेट भी माना जाता है। तो इसी दिन प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम बैठक, और यही स्थापना का डेट भी माना जाता है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना और संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो बात क्लियर हो गई होगी। 26 नवंबर का जो डेट है, इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो बात क्लियर हो गई होगी। तो ये था हमारा आज का अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी किसी का जवाब आया नहीं है, स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? जल्दी से आंसर दीजिए, तब तक हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था भाई? ऑप्शन में दिया हुआ है 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को, या 26 जुलाई 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछा हुआ है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो संविधान देने का प्रस्ताव का मतलब क्या है? भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा, उसका प्रारूप क्या होगा, इसके लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया था संविधान सभा में, जिसको उद्देशिका प्रस्ताव के रूप में जानते हैं। और आप जानते हैं उद्देशिका प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, और ये जाकर के पास हुआ था 22 जनवरी 1947 को। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 जनवरी 1947। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? उद्देशिका प्रस्ताव पास हो गया था। उद्देशिका प्रस्ताव, उद्देशिका प्रस्ताव पास हो गया, और इसी उद्देशिका प्रस्ताव के आधार पर आगे भारत के संविधान की रचना की जाती है। इसीलिए संविधान देने का प्रस्ताव ही उद्देशिका प्रस्ताव कहलाता है। तो ये पास हुआ था 22 जनवरी 1947 को, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। तो बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इनके विषय में आपको जानना चाहिए। इनका इतिहास, इनका बायोग्राफी, इनकी जीवनी सबको पढ़ना चाहिए, वहां से प्रेरणा मिलती है। तो इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है, और देखते हैं सही जवाब कौन देता है। ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन है आपके पास। इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? जल्दी से आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर? 5 सेकंड है आपके पास। सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका सही आंसर बनेगा बी वाला ऑप्शन, यानी 1891 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये आपका करेक्ट आंसर है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था कि संविधान सभा, एक कोटेशन है, कथन है, स्टेटमेंट है एक विद्वान का। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। चूंकि कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान रहा राष्ट्रीय आंदोलन में, देश को आजाद कराने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रहा, और इसी कांग्रेस पार्टी का बहुमत था संविधान सभा में भी। संविधान का निर्माण भी एक तरह से कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही किया गया। तो एक बहुत बड़ा
इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कांग्रेस पार्टी ने। इसीलिए एक विद्वान ने कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ये कथन किसका है, ये क्वेश्चन है आपका। देखते हैं सही आंसर कौन देता है। पहला ऑप्शन ऑस्टिन है, दूसरा है CR एटली, तीसरा है विंस्टन चर्चिल और चौथा है लॉर्ड माउंटबेटन। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। सही आंसर होगा ऑस्टिन। तो ऑस्टिन महोदय ने ही ये कथन दिया था, ये स्टेटमेंट दिया था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहां पर मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए जो सलाहकार समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BN राव या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। चार ऑप्शन है आपके पास। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के लिए जो सलाहकार समिति बनाई गई थी, इस सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था, कुछ छोटी समितियां थी, कुछ बड़ी समितियां थी। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो प्रारूप समिति था, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष, जिसके चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। तो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया था। इसमें एक सलाहकार समिति बनाई गई थी मौलिक अधिकारों के लिए। इसके अध्यक्ष कौन थे, यही आज का आपका क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये इसका सही आंसर बनेगा, ठीक ना? तो बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? यहां पे मूल संविधान का मतलब 1950 वाले संविधान की बात कर रहा है। कह रहा है कि हमारा संविधान जब लागू किया गया, उस समय भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी और कितने भाग थे। इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको इसका आंसर देना है। देखते हैं सही आंसर किसका आता है। ए में है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। बी में है 24 भाग, सी में 22 भाग और डी में 24 भाग। अलग अलग अनुच्छेद और अलग अलग अनुसूचियां दी हुई हैं। देखते हैं सही आंसर किसका आता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये, 2017 का आया हुआ ये क्वेश्चन है। झारखंड PCS प्री का क्वेश्चन है 2017 का। तो हमारे मूल संविधान में, यानी 1950 वाला जो संविधान था, इस 1950 वाले संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर वर्तमान का पूछ ले तो वर्तमान में संख्या बढ़ चुकी है। ये 22 भाग अब 25 भाग में डिवाइड हो चुका है। जो 395 अनुच्छेद है, ये 450 से अधिक अनुच्छेद हो चुका है। और जो 8 अनुसूचियां थी, ये 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। तो इस तरह से ये वर्तमान की स्थिति है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, विधेयक में नहीं रखा जा सकता। यह प्राविधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 2013 का क्वेश्चन है, झारखंड PCS का। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। देखते हैं सही जवाब किसका मिलता है। ऑप्शन में है अनुच्छेद 117, दूसरा है अनुच्छेद 266, तीसरा है 306 और चौथा है 307। देखते हैं सही आंसर किसका आता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, विधेयक में नहीं रखा जा सकता। यह प्राविधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखिए, यहां पे कर लगाने वाला जो विधेयक होता है, इसको इस तरह से समझिए। सही आंसर कौन देता है उसको हम लोग देखते रहेंगे। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कोई भी जो कर लगता है, जो टैक्स लगता है, कोई भी जो टैक्स लगता है, उसके लिए जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक को कहा जाता है वित्त विधेयक,
वित्त विधेयक और एक होता है धन विधेयक। धन विधेयक, वित्त विधेयक की जो चर्चा की गई है वो संविधान के अनुच्छेद 117 में की गई है और धन विधेयक की जो चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 110 में की गई है। ये दोनों विधेयक कर लगाने से संबंधित विधेयक हैं। बस दोनों में अंतर यह है कि जो धन विधेयक होता है, ये धन विधेयक राष्ट्रपति ही प्रस्तुत कराता है। राष्ट्रपति के द्वारा इसे प्रस्तुत कराया जाता है और राष्ट्रपति के स्वीकृति के बगैर कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता और धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसको पास कराने की प्रक्रिया अलग होती है। लेकिन जो वित्त विधेयक होता है, इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं ली जाती। पहले यह संसद में पेश होगा, संसद में पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर वो सिग्नेचर बनाते हैं। यानी दोनों की प्रक्रियाएं अलग होती हैं। जो वित्त विधेयक होता है वो साधारण विधेयक के तरह पास किया जाता है, दोनों सदनों में पास होगा, लोकसभा राज्यसभा में, फिर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति सिग्नेचर बनाएंगे, फिर वो अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। लेकिन जो धन विधेयक होता है ये उल्टा चलता है, ये राष्ट्रपति ही इसको पेश कराता है। अनुच्छेद 109 में राष्ट्रपति को यह पावर है। अनुच्छेद 109 कहता है कि राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद ही कोई धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश हो सकता है, जबकि वित्त विधेयक लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पेश किया जा सकता है। तो यहां पूछ रहा है राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधेयक में नहीं रखा जा सकता। किस विधेयक में नहीं रखा जा सकता? जो राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर। तो राष्ट्रपति सिफारिश किस पे करता है? धन विधेयक पे सिफारिश करता है, वित्त विधेयक पर सिफारिश नहीं करता है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यही तो पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधेयक में नहीं रखा जा सकता। यह प्राविधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका अनुच्छेद क्या है? 117 है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 117। यानी यहां बात किसकी हो रही है? वित्त विधेयक की हो रही है, जहां पर राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं ली जाती। राष्ट्रपति की सिफारिश कहां ली जाती है? राष्ट्रपति की सिफारिश धन विधेयक में ली जाती है। राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद ही इसको पेश किया जाता है। तो बात क्लियर हो गई होगी। सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 117 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है आज का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्राविधान किया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रयोग किया गया है, प्राविधान किया गया, सॉरी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्राविधान किया गया? अनुच्छेद 310, 311, 312, 313। सही आंसर क्या हो जाएगा? अखिल भारतीय सेवाओं का प्राविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अखिल भारतीय सेवाएं यूपीएससी का प्राविधान कहां किया गया है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? 5 सेकंड का टाइम है, देखते हैं सही जवाब किसका आता है। अखिल भारतीय सेवाओं का प्राविधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? कुछ लोगों का सही जवाब आ रहा है, देखते हैं कौन करेक्ट आंसर देता है। बिल्कुल सही आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्राविधान संविधान में किया गया है। इसके लिए एक आयोग का गठन किया जाता है, अखिल भारतीय आयोग। उसके अध्यक्ष बनते हैं, अन्य सदस्य बनते हैं और उसी के माध्यम से यह गवर्न होता है। ठीक ना? तो ये आपका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 312। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है। आज का अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? आर्थिक नियोजन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, विशेष सूची। 4 ऑप्शन आपके पास है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के लिस्ट हैं, 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधानमंडल को है,
राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य स्तरीय विधानमंडल को है। समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं, और अगर मतभेद हो जाए संघ और राज्य के बीच में तो संघ वाला कानून मान्य होता है। तो यहाँ पे आपको आंसर देना है कि आर्थिक नियोजन किस सूची के अंतर्गत आता है। आर्थिक नियोजन संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। कुछ लोगों का सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, समवर्ती सूची हो जाएगा। आर्थिक नियोजन केंद्र सरकार भी करती है और आर्थिक नियोजन राज्य सरकारें भी करती हैं। दोनों लोग इस विषय पे काम कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, योजनाएं लागू कर सकते हैं। ये सारी कार्रवाइयां केंद्र भी करती है, केंद्र की विधायिका कार्यपालिका और राज्य की विधायिका कार्यपालिका दोनों लोग कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। 2013 का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन है। देखते हैं सही जवाब कौन देता है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। जल्दी से जवाब दीजिए, 5 सेकंड है आपके पास। देखते हैं सही जवाब कौन देता है, कौन सा सुमेलित नहीं है, सही क्रम में नहीं रखा गया है। देखते हैं सही जवाब किसका आता है, जल्दी से आंसर दीजिए। देखते हैं सही आंसर किसका आता है। तो अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये तो सही क्रम में है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी सही क्रम में है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही क्रम में है। तो एक ही बचा है हमारे पास डी ऑप्शन, यही सही क्रम में नहीं है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये 48 में नहीं है बल्कि ये 50 में है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, जो कि नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णन है डीपीएसपी का, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। यही सही क्रम में नहीं है, सुमेलित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा जो आरंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया। कब किया गया भाई, संविधान संशोधन पूछ रहा है। 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन। आप जानते हैं कि 5 विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाले गए हैं। 5 विषय ऐसे हैं जो पहले राज्य सूची में हुआ करते थे, लेकिन एक संविधान संशोधन करके इनको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो इन 5 विषयों में से एक विषय शिक्षा का भी विषय रहा है, तो शिक्षा को भी अब समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो ये कब किया गया संविधान संशोधन, तो सही आंसर क्या हो जाएगा। कुछ लोगों का जवाब सही आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। और यह संशोधन कब हुआ था, 1976 में, जब देश में इमरजेंसी चल रही थी। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह संशोधित करके शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। पहले ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया। अनुसूची से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अनुसूची का सेशन हम लोग कर चुके हैं। शुरुआत में 8 अनुसूचियां थी भारतीय संविधान में, मूल संविधान में, और बाद में 4 अनुसूचियां जोड़ दी गई, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो दल बदल विरोधी जो कानून है ये किस अनुसूची में रखा गया है, ये क्वेश्चन है। तो जो बाद में जोड़ा गया है उसी में से आंसर होगा, यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में से आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, 6वीं अनुसूची नहीं हो सकता, चौथा ऑप्शन भी नहीं हो सकता, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। जल्दी से जवाब दीजिए, देखते हैं सही जवाब किसका आता है।
दल बदल विरोधी कानून को किस अनुसूची में रखा गया है? बिल्कुल सही आंसर है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, 10वीं अनुसूची में। 9वीं में क्या रखा गया? 9वीं में भूमि सुधार को रखा गया है, जमींदारी उन्मूलन को रखा गया है, 10वीं में दल बदल अधिनियम को रखा गया। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित किया गया है? 2011 का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का। देखते हैं सही जवाब किसका आता है। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दिया गया। और जब इसको संवैधानिक मान्यता दिया गया तो संविधान का 73वां और 74वां संशोधन किया गया था 1992 में, और 93 में इसको लागू किया गया था, संविधान में मान्यता मिल गई थी। 24 अप्रैल 1993 को भारत के राष्ट्रपति ने इस पे सिग्नेचर बनाया था और इसी के तहत हमारा संविधान संशोधन पूर्ण हो गया था और इसको संवैधानिक मान्यता मिल गई थी। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ये किस सूची के अंतर्गत रखा गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पंचायती राज व्यवस्था को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, या अवशिष्ट शक्तियां हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा राज्य सूची। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। पंचायती राज व्यवस्था को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है, इसीलिए सभी राज्यों में अलग अलग तरीके से पंचायती राज के चुनाव होते हैं, एक साथ चुनाव नहीं होते। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का चुनाव, ग्राम प्रधान का चुनाव, बीडीसी सदस्यों का चुनाव या जिला पंचायत सदस्यों अध्यक्ष का चुनाव अलग समय पे होता है, बिहार में अलग समय पे होता है। तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग समय पे होता है। ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सरकार अपने हिसाब से इसको तय करती है। तो आंसर आपको मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विवाह विवाह विच्छेद यानी तलाक। विवाह विच्छेद का मतलब क्या है? तलाक, तलाक और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। यहां भी वही क्वेश्चन है कि ये संघ सूची में है, राज्य सूची में है, या समवर्ती सूची में है। विवाह, तलाक और गोद लेने का जो प्राविधान है ये किस सूची में रखा गया है? विवाह से संबंधित नियम, तलाक से संबंधित नियम, गोद लेने से संबंधित नियम बनाने की शक्ति किस सूची में रखा गया है? संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची? सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर सामने आता है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखते हैं सही आंसर कौन देता है। क्या हो जाएगा सही आंसर? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, समवर्ती सूची। तो विवाह, तलाक और गोद लेने का जो संवैधानिक प्राविधान है ये समवर्ती सूची में रखा गया है। बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? भारतीय संविधान निर्माता जब संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने इमेजिन किया कि किस तरह का हमारा संविधान होगा, और उस इमेजिनेशन को संविधान में जो उतारा गया वो कहां उतारा गया, यही क्वेश्चन पूछ रहा। उद्देशिका में, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, या मौलिक कर्तव्यों में? आसान क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2017 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। देखते हैं सही आंसर कौन देता है। संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है उद्देशिका। उद्देशिका जो 8 लाइन की हमारी है उसी में पूरा संविधान का सार समाहित है, जिसमें शुरुआत होता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए पूरा का संविधान का पूरी की पूरी रूपरेखा ही इसमें डाल दी गई है कुछ लाइनों में। तो जो इमेजिनेशन था संविधान निर्माताओं का वो किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग
भारतीय संविधान में कहां किया गया है? शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां किया गया है? क्या होगा आंसर? 2016 का एमपीपीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है कि ये शब्द कहां पे यूज किए गए। अभी हमने बोला 1 मिनट पहले, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए यहां से शुरुआत होती है हमारी उद्देशिका। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा जाता है। तो आपका सही आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना में। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान की प्रस्तावना में यह शब्द यूज किया गया है, हम भारत के लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष, सेकुलरिज्म, इस पे एक लेक्चर, एक सेशन हुआ था हम लोगों का कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता होता क्या है, इसके विषय में हम लोग सेशन कर चुके हैं और उसमें डिटेल्स में हमने आपको बताया था कि सेकुलरिज्म कहां से आया, कहां की अवधारणा है, भारत में ये अवधारणा किस तरह से लागू की गई है, इसके सकारात्मक स्वरूप को अपनाया गया या नकारात्मक स्वरूप को अपनाया गया है, इन सब पे हम लोग बात कर चुके हैं। उसी से संबंधित क्वेश्चन है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का सही भाव क्या व्यक्त करता है। ऑप्शन में दिया हुआ है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। ऑप्शन में दिया हुआ है भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगर विशेषता पूछता तो ये चारों ऑप्शन भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, भारत के पंथ निरपेक्षता की विशेषताएं हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा, भाव क्या है इसका? तो चारों में से एक ही ऑप्शन होगा। देखते हैं सही जवाब किसका आता है। भारत में अनेक धर्म हैं, बिल्कुल है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, बिल्कुल प्राप्त है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा सही आंसर? धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या व्यक्त कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी, बाकी रॉन्ग हो गए। ऑप्शन नंबर डी, भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, मतलब भारत का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत ना तो हिंदू राष्ट्र है ना तो मुस्लिम राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, यानी राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है, राष्ट्रीय धर्म नहीं है हमारा। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आज का अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? आज का अगला क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है ये कई एग्जामों में। ये क्वेश्चन देखिए, एमपीपीसीएस प्री तक में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन 2015 में, और वनडे एग्जाम में तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, ये किसने कहा था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, दीनदयाल उपाध्याय ने, या मोहम्मद अली जिन्ना ने? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल स्पष्ट आंसर आपको दिख रहा है। क्या होगा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया गया है, सबको समानता का दर्जा प्रदान किया गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं सही जवाब किसका आता है। आप लोग एकदम एक्टिव रहिए, देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? कौन सा भाग? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? भारतीय संविधान का कौन सा भाग पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो भाग ये तीन ही है, मौलिक अधिकार भाग 3 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो भाग 4 है, उद्देशिका तो फ्रंट में ही है, ये भाग नहीं है।
ध्यान रखिएगा, ये मौलिक अधिकार का एक मौलिक अधिकार है, अंतिम वाला अनुच्छेद 32 के तहत। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये आंसर हो ही नहीं सकता। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता? तो सही आंसर होगा उद्देशिका। उद्देशिका, इसी में इसका सारबिंदु समाहित है। भारतीय संविधान का सारबिंदु इसी में समाहित है। मूल क्या है संविधान में, यह सब कुछ इसी में लिखा जा चुका है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान की उद्देशिका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है आज का हमारा? अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है उद्देशिका में? उद्देशिका से क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं उद्देशिका से। केवल 8 लाइन की उद्देशिका है, इसको आप लोग जरूर पढ़िए, बार बार पढ़िए इसको। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 प्रकार का न्याय, 3 प्रकार का न्याय, 1 प्रकार का न्याय या 4 प्रकार का न्याय। सही आंसर क्या होगा? देखते हैं सही जवाब किसका आता है। एकदम स्पष्ट शब्दों में उद्देशिका में लिखा हुआ है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। उद्देशिका के तीसरे लाइन में जाएंगे तो ये आपको मिलेगा सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। तो कितने प्रकार का न्याय हो गया? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो बात क्लियर हो गई होगी। सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्रकार के न्याय की बात करता है उद्देशिका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के संविधान, वन मिनट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। थियरी से क्वेश्चन है। जब हमने पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट किया था तो शुरुआत में ही हमने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस जब हम लोग पढ़ते हैं, पॉलिटी का सीरीज हम लोग जब आगे बढ़ाते हैं, तो भारत का संविधान तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके कुछ सैद्धांतिक पक्ष भी हैं और उन सैद्धांतिक पक्षों को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो उसमें कुछ लेक्चर्स, कुछ सेशन हम लोगों का हुआ था जिसमें संसदीय शासन प्रणाली के बारे में हमने डिटेल्स में आपको समझाया था। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, भारत में यह किस रूप में लागू किया गया, इस पे बात हो चुकी है। वहीं से ये क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। ए बी सी डी चारों में से कौन सा आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल सही आंसर होगा डी वाला ऑप्शन। इसमें क्या होता है कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो भारत में अगर देखा जाए तो भारत में विधायिका क्या है? संसद है। और कार्यपालिका क्या है? सरकार है। तो सरकार तब तक सरकार चला सकती है जब तक संसद में उसको बहुमत प्राप्त है। लोकसभा में जब तक मोदी जी को बहुमत प्राप्त है तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। अगर लोकसभा में बहुमत खो दिए, अल्पमत में आ गए, तो उनकी सरकार गिर जाएगी। तो हुआ ना विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण, यानी जब तक संसद चाहेगी तब तक सरकार चलेगी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? उल्टा पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। जल्दी से आंसर दीजिए। इस पे भी सेशन हो चुका है। हम आपको बता चुके हैं कि संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या होता है, संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है, सब पे हम लोग सेशन ले चुके हैं। तो जो लोग पिछला वीडियो देखे होंगे वो लोग इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। ये यूपी पीसीएस मेंस में आया हुआ क्वेश्चन 2015 का है। तो क्या होगा? भारतीय संविधान की विशेषता, संसदीय सरकार तो चल ही रही है देश में, स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे देश में चल ही रहा है, संघात्मक व्यवस्था है ही देश में क्योंकि दोहरी सरकार चल रही है केंद्र में भी राज्यों में। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अध्यक्षीय सरकार।
तो भारत में अध्यक्षीय सरकार नहीं है, भारत में संसदीय सरकार है। अध्यक्षीय सरकार अमेरिका में है। अमेरिका में कोई प्रधानमंत्री नहीं होता, अमेरिका में राष्ट्रपति ही सारा कार्यभार देखता है। भारत में राष्ट्रपति कार्यभार नहीं देखता, शक्तियां उन्हीं के नाम पे होती है, लेकिन सारा कार्य कौन करता है? सारा कार्य प्रधानमंत्री सहित उसका मंत्रिमंडल करता है। तो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था हमारे देश में नहीं है, यही हमारे संविधान की विशेषता नहीं है। तो बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं सही जवाब किसका आता है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली जो अपनाई गई है वो ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली और भारत की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर क्या है? सेम टू सेम हमने एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ अपने हिसाब से हमने उसमें संशोधन किया है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें से कौन सी विशेषता मेल नहीं खाती? सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक विधायिका, वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका। तो आप जानते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व तो ब्रिटेन में भी है, भारत में भी है। द्विसदनात्मक विधायिका भारत में भी है, ब्रिटेन में भी है। भारत में लोकसभा राज्यसभा है, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका ब्रिटेन में भी है, भारत में भी है। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल वास्तविक है। ब्रिटेन में सम्राट नाम मात्र का है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल वास्तविक है। तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? न्यायिक समीक्षा। ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, भारत में न्यायिक समीक्षा होती है, ये हमने अमेरिका से लिया है। न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या है? न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि संसद ने अगर कोई कानून बना दिया तो उस कानून को भी चेक किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कहीं ये कानून भेदभाव पे तो आधारित नहीं है, कहीं ये कानून संविधान विरुद्ध तो नहीं है, कहीं ये कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ तो नहीं है, कहीं ये कानून मानवाधिकारों के खिलाफ तो नहीं है। इन सब को चेक करने के बाद उसको लागू किया जाएगा, यही है न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा ब्रिटेन में नहीं है लेकिन भारत में है, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आंसर आपके रॉन्ग हो जाएंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यायिक समीक्षा। बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? अर्ध संघात्मक राज्य है, किस विद्वान ने कहा था? ऑप्शन में है हेराल्ड लास्की, आइवर जेनिंग्स, लॉर्ड ब्राइस, केसी व्हीलर। ये कथन है, स्टेटमेंट है, कोटेशन है। देखते हैं सही जवाब कौन देता है। किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? आप जानते हैं भारत यूनियन ऑफ स्टेट को एक्सेप्ट किया है और अमेरिका फेडरेशन ऑफ स्टेट को एक्सेप्ट किया हुआ है। तो दोनों के संघात्मक व्यवस्था में अंतर है। तो भारत पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं है, जबकि अमेरिका पूर्ण रूप से संघात्मक है। क्यों? क्योंकि वहां दोहरा संविधान है और भारत में केवल एक ही संविधान है, उसी से केंद्र भी चलता है, राज्य भी चलते हैं। जबकि अमेरिका में केंद्र का संविधान अलग है, राज्यों का संविधान अलग है। तो भारत का जो संघीय ढांचा है वो अर्ध संघात्मक है। तो ये कहा किसने था? शायद आपको आंसर मिल गया होगा। क्या होगा आंसर सही? इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, केसी व्हीलर के द्वारा यह कथन कहा गया था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आज का। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसने कहा है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यानी भारत का संविधान कठोर भी है, भारत का संविधान लचीला भी है। यह कथन किसका है? ऑप्शन में है बी आर अंबेडकर, एमपी पॉयल, अलेक्जेंडर विक्स और केसी व्हीलर। चार ऑप्शन है आपके पास, देखते हैं सही जवाब किसका आता है। भारत का संविधान ना अधिक कठोर है ना अधिक लचीला है, दोनों का समन्वय है। ये कथन किसका रहा है? जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं सही जवाब किसका आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, केसी व्हीलर। तो ये नाम याद रखिएगा, दो क्वेश्चन का आंसर एक ही आया है, केसी व्हीलर। ये दोनों कथन केसी व्हीलर का है, ये पॉलिटिकल साइंस के विद्वान है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि, मतलब समानता की विशेषता से क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा है? विशेषाधिकारों का अभाव है,
अवरोधों का अभाव है, प्रतिस्पर्धा का अभाव है, विचारधारा का अभाव है। आईएएस 2017 का क्वेश्चन है ये। समानता का मौलिक अधिकार मिला हुआ है भारतीय संविधान में, जनता को प्रदान किया गया है अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो इसका मतलब क्या है? समानता का मतलब यहां क्या है भारत में? विशेषाधिकारों का अभाव, अवरोधों का अभाव, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन का अभाव, या विचारधारा कॉन्सेप्ट का अभाव है। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं सही जवाब किसका आता है। 5 सेकंड है आपके पास। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, देखते हैं सही जवाब किसका आता है। समानता का मतलब क्या है यहां पर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विशेषाधिकारों का अभाव। तो यहां पर समानता का मतलब किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया गया है। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, मूल वंश कुछ भी हो, जन्म स्थान कुछ भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सारे लोग बराबर हैं। किसी को विशेषाधिकार किसी आधार पर नहीं दिया जाएगा। यही है समानता का मूल मंत्र भारतीय संविधान में। तो विशेषाधिकारों का अभाव है भारत में, यही है समानता। तो आपका आंसर क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे समानता का मतलब क्या है। तो इस तरह से आज के हम लोग 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। आज के सेशन में इतना ही था। बहुत सारे लोगों के द्वारा ये कमेंट आ रहा था कि एक सेशन कराइए एमसीक्यू का। तो आज पॉलिटिकल साइंस का ये सेशन हम लोग कंप्लीट कर लिए। आपको ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप लोग चाहते हैं तो आगे भी इस तरह का सप्ताह में कम से कम एक सेशन हम लोग रखेंगे। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और बार बार जो रिपीट होते रहे हैं एग्जामों में, उन क्वेश्चंस को देखेंगे, उसकी व्याख्या देखेंगे, जिससे आपका एक माइंडसेट डेवलप हो सके पॉलिटिकल साइंस के प्रति, भारतीय संविधान के प्रति। तो आज के क्लास में इतना ही था और इसी नोट के साथ हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे। और हर बार की तरह एक ही अपील है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी नोट के साथ आज का क्लास कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।